This call is now being recorded. Okay. Now write down first heading, cells in series. Cells in series. देखो, मान लेते हैं कि दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज द सेल. It has EMF even, and it has internal resistance. हाँ, देखना एक बात ध्यान से कि बैटरी के साथ हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं बैटरी के साथ, और ये हमारा रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहा है बैटरी के जस्ट बगल में, और स्मॉल और से डिनोट अगर हो रहा होगा तो उसको हम बैटरी का ही इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं. ठीक है ना. ये पॉइंट हमारा बी हो जाता है. और यहाँ पे सेम इसी तरह का एक और लगेगा, सेम इसी तरह का with internal resistance. Let us suppose this is C, and it has EMF E2 and internal resistance R2. and अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इवन है. इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E2, है ना. अभी आप V की बात नहीं करेंगे, हम जिसकी बात करेंगे E की बात करेंगे, यानी EMF की बात करेंगे. EMF ऑफ द बैटरी मीन्स आप कह सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज ओपन. सर्किट में कोई लोड नहीं लगा होगा, बस सर्किट ओपन होगी, तो इसके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बैटरी का ईएमएफ होगा. इसके पास जो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको बैटरी का ईएमएफ होगा. ईएमएफ इज बेसिकली व्हाट इट इज अप्रोक्स इट इज हम कह सकते हैं कि ये लगभग हमारा पोटेंशियल के ही बराबर है. और बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस भी होता है, इसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं. इंटरनल रेजिस्टेंस, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R2. बनाओ फिर. आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट निकालना है. इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा कि इसको हटा के एक हम ऐसी बैटरी लगाए ना जो इन दोनों बैटरी के बराबर काम करे, और एक रेजिस्टेंस लगाए जो इन दोनों रेजिस्टेंस के बराबर काम करे. ये ए पॉइंट होगा और ये सी पॉइंट होगा. सी पॉइंट, ए और सी पॉइंट के बीच में लगाना है, और इन दो बैटरी की जगह एक बैटरी लगाना है, दो रेजिस्टेंसेस की जगह पे एक रेजिस्टेंस लगाना है. इसको आर इक्विवेलेंट बोलेंगे, इसको ई इक्विवेलेंट बोलेंगे. ये भी बनाना, इसके प्लेस से हमको ये लगाना है. देखोगे हम एक फार्मूला जानते हैं पहले से, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर. देख लेना,
ये फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं, लिख लो। और यहाँ पे ध्यान रखना, बना लेना इस फिगर में भी, इसमें जितनी करंट होगी आई, उतनी ही करंट इसमें भी हो। ए और सी के बीच में जो करंट होगी वही करंट हमारी इसमें भी होगी, यानी कि सब में करंट सेम है, बिकॉज दे आर इन सीरीज। ये करंट की डायरेक्शन भी बना लेना। अब बोल रहा है कि हम जानते हैं वी ए टू बी। वी, देखो करंट की डायरेक्शन इधर भी हो सकती है तो इधर भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम। ए टू बी अगर करेंगे, इसको हम बी टू ए करना पड़ेगा। करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना, ऐसे करना, सॉरी फॉर दैट। करंट की डायरेक्शन को ऐसे करना, है ना, क्योंकि ए बी करेंगे तो बी माइनस ए करना पड़ेगा। तो ये हायर पे होगा, ये लोअर पे होगा, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, करंट की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, तो वी ए बी इज इक्वल टू ए और बी के बीच में ई वन माइनस आई आर वन, वी बी सी इज इक्वल टू ई टू माइनस आई आर टू, वी ए सी इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। यहाँ जानते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 आप लिख सकते हो नीचे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, अब आप जानते हो सीधे सीधे वी ए सी इज इक्वल टू वी ए बी प्लस वी बी सी। वी ए सी के प्लस पे ये लिखेंगे हम, ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वी ए बी के प्लस हम लिखेंगे यहाँ पे ई वन माइनस आई आर वन प्लस ई टू माइनस आई आर टू। लिखते रहो। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ई वन प्लस ई टू ब्रैकेट में एक साथ, माइनस आई कॉमन ले लेंगे तो आर वन प्लस आर टू। ओके, लिखो इसके नीचे लिख लेना, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड को हम कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, देखो ई इससे कंपेयर करेंगे तो ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू एंड आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट हो गया, ये एक रिजल्ट हो गया और ये एक रिजल्ट हो गया। ध्यान रखना, ध्यान रखना, और भी इसमें पॉसिबिलिटीज है ना। क्या पॉसिबिलिटीज है, स्टार का ये तो हो गया हमारा, सीरीज सीरीज का हो गया। अगर ये बताओ कि ये एक बैटरी ऐसे लगी हो, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो
है ना। और दूसरी बैटरी जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में लगी, वो इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरह से ये E1 है, ये R1 है, ये E2 है, ये R2 है ना। तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा, इक्विवेलेंट, तो E इक्विवेलेंट डायरेक्ट हम लिखेंगे कितना, E1 माइनस E2 का मॉड, मतलब कौन सा बड़ा हमको नहीं पता ना, इसलिए E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, जो भी आप लेना चाहते हो। E1 को अगर पॉजिटिव लेते हैं तो E2 नेगेटिव हो जाएगा, और अगर E2 को पॉजिटिव लेते हो तो E1 नेगेटिव हो जाएगा। जो बड़ा होगा वो वाला माइनस। लेकिन आर इक्विवेलेंट को माइनस मत कर देना, क्योंकि इधर से करंट जाए चाहे इधर से करंट जाए, दोनों आपस में सीरीज में होंगे, इसलिए ऑलवेज ये दोनों जुड़ेंगे। R1 प्लस R2, रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होगा, है ना। पोटेंशियल हमारा अगर पोलैरिटी अपोजिट होगी तो माइनस हो सकता है ना। अगर सेम टाइप की पोलैरिटी जैसा कि हमने पहले बनाया था, तो पोटेंशियल भी हमारा यानी ईएमएफ भी ऐड हो जाएगा। क्लियर होगी बात ना। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें इसको भी आप लोग देखते रहना, अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताते रहना। ठीक है ना। तो इस तरह से अगर दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, पांच हो गए, है ना, मान लो थ्री सेल्स हो गए, थ्री सेल्स है और सब उस तरह से पोलैरिटी पे ऐड किया, अपोजिट पोलैरिटी पे ऐड किया हुआ है, तो E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ रहे हो ना ये बात। तो ये जनरलाइज भाई आप कर सकते हो चाहो तो। नाउ राइट डाउन सेल्स इन पैरेलल, थोड़ा सा मुश्किल है पैरेलल वाला। नाउ सेल्स इन पैरेलल, डन। करंट फ्लो कैसे करेगा वो डिपेंड करता है E1 बड़ा है या E2 बड़ा है। जानते हैं कि पॉजिटिव प्लेट से हमेशा करंट निकलती है, पॉजिटिव प्लेट से करंट हमेशा निकलती है। अगर ये बड़ा होगा तो इधर से निकलेगी, ये बड़ा होगा तो इधर जाएगा। देख लो अगर कंफ्यूजन हो रहा हो। E1 बड़ा है, लेट अस सपोज, अगर यहाँ पे आप चाहो तो E1 इज ग्रेटर देन E2, तो E1 कह रहा है कि इधर करंट हो, और E2 कह रहा है कि इधर करंट हो, पॉजिटिव से निकलती है, निगेटिव में आती है तो निगेटिव में जा रहा है। तो E1 बड़ा होगा कि E2 बड़ा, अगर E1 बड़ा होगा तो नेट करंट की डायरेक्शन ये वाली हो जाए इस केस में। अगर E1 इज लेस देन E2 होगा, यानी E2 बड़ा होगा, तो नेट करंट की डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी। क्लियर होगी बात ना। तो कौन सा बड़ा है वो डिपेंड करता है। ओके, नाउ write down cells in parallel. Now cells in parallel. देखो सबसे पहले जैसे बनाए थे वैसे ही बनाएंगे ना। ये एक सेल बनाएंगे, ये इंटरनल रेजिस्टेंस बनाएंगे, ये एक सेल बनाएंगे, ये हमारा एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, है ना। आप भी बनाते रहो। ये इसकी वैल्यू हमारी ई होगी, E1, है ना। इसकी वैल्यू हमारी E2 होगी, ये हमारा R2 होगा, ये हमारा R1 होगा, ये हमारा बी पॉइंट होगा, और ये हमारा ए पॉइंट होगा। इसमें करंट इसमें करंट इधर की तरफ होगी, इसमें भी करंट इधर की तरफ होगी। इसमें करंट I1 होगी, इसमें करंट I2। I1 और I2 दोनों मिला के इसमें जो करंट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, I हो जाएगी, है ना। इसमें करंट कितनी है,
I1, इसमें करंट कितनी है इस डायरेक्शन में I2, इसमें करंट कितनी होगी, इसमें करंट I निकल रही होगी, I1 I2 बढ़ जाएगी, अब ये दोनों ऐड होके I हो जाएगी. And finally we have to calculate the equivalent EMF and resistances in the parallel combination of the cells. In the parallel combination of the cells. तो इक्विवेलेंट वाला भी बना लेंगे जैसे पहले बनाए थे. ये ए पॉइंट होगा और ये हमारा बी पॉइंट होगा, है ना, और ये हमारा ई इक्विवेलेंट हो जाएगा और ये हमारा आर इक्विवेलेंट हो जाएगा. इसमें भी इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो आई होगी. टोटल करंट कितनी होगी, आई होगी, बिकॉज इक्विवेलेंट इज आई. In the separate branches, the current is I1 and I2. देखो आप जानते हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, है ना, ये हमारा मेन फार्मूला होगा. I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. इसी पे हम लोग इसको कंटिन्यू करें. देखना, हम अगर बात करें इसके अक्रॉस पोटेंशियल की, यानी इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल की, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी. तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा वी ए बी इक्वल्स टू E1 माइनस I1 R1. देख लेना, हमने ऊपर के लिए लिखा हुआ है. सेम आप चाहो तो नीचे के लिए लिख सकते हो, वी ए बी इज इक्वल्स टू E2, क्योंकि इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस ए बी ही, E2 I2 E2 माइनस I2 R2. इक्विवेलेंट के लिए भी आप लिख सकते हो वी ए बी, क्योंकि उसके भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ए बी ही है, तो E इक्विवेलेंट माइनस E equivalent minus I, not I1, I into R equivalent. ये तीन इक्वेशन बन गए. इन तीनों इक्वेशन को हमको रीअरेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे I1, I2 और I की वैल्यूज हमको इक्वेशन में पुट करनी. बता लो पहले कितना लिख लो, पहले स्टेप वाइज चलते हैं हम लोग. I1, I2 और I की वैल्यू को हमको पुट करना है ऊपर वाली इक्वेशन. तो पहले हमको इन तीनों इक्वेशन को रीअरेंज करना होगा इन द फॉर्म ऑफ I1 इक्वल I2 इक्वल टू एंड I इक्वल टू. तो इजी है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन है इजी. एक दो बार देखना पड़ेगा, आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. आपको क्या करना है, I1, I2 और I की वैल्यू कैलकुलेट करनी. देखो, इसको यहाँ पे अगर I1 निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को इधर कर देंगे, ये ए बी इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, E1 माइनस वी ए बी अपॉन R1. तो यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा I1 इज इक्वल टू E1 माइनस वी ए बी अपॉन R1. सेम यहाँ पे I2 इक्वेशन नंबर 1 मान लो, I2 इक्वल टू E2 वी ए बी माइनस R2 इक्वेशन नंबर 2. लिखते रहो.
सेम यहाँ पे हम I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस वी ए बी अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों को हम ऊपर पुट कर देंगे। डन एवरीवन। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम पुट करते हैं उसमें और उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखो, इन तीनों को I1, I2 एंड I पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, व्हाट यू विल गेट। यहाँ पे फिर से लिख लेना आप लोग, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I पुट कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, E इक्विवेलेंट माइनस वी ए बी अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 माइनस E1 माइनस E1 माइनस सॉरी E1 माइनस वी ए बी अपॉन R1 प्लस E माइनस वी ए बी अपॉन R2, है ना। इसको सबको डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस वी ए बी अपॉन आर इक्विवेलेंट, दोनों डिवाइड करते, इसको भी दोनों साइड डिवाइड करेंगे। E1 अपॉन R1 वी ए बी अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस वी ए बी अपॉन R2। हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको, इसको भी और इसको भी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमको क्या करना है वो देखना है, रीअरेंज करना है। यहाँ पे E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट लिख दिया हमने, माइनस वी ए बी अपॉन आर इक्विवेलेंट लिख दिया। यहाँ पे E1 और E2 को एक साथ कर E1 और E2 को एक साथ कर लेंगे तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस करेंगे वी ए बी ऊपर भी होगा, यहाँ पे वी ए बी यहाँ भी होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बेसिकली वी ए बी और ब्रैकेट में 1/R1 प्लस 1/R2। देख लेना, वी ए बी को हमने बाहर नहीं तो 1/R1 प्लस 1/R2 आएगा। अब हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, कैन राइट ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। दोनों साइड को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा मैं बताता हूँ, आप लोग ध्यान से देखोगे। हम
इस पोर्शन को जहां से माइनस है उसके पहले वाले पोर्शन को इससे कंपेयर करेंगे और इसको इससे कंपेयर करेंगे। तो पहले वी ए बी अपॉन आर इक्विवेलेंट, वी ए बी वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, वी ए बी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, जो कि पैरेलल का कंडीशन होता था, हमको याद होगा। वन अपॉन आर इंटरनल रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट सेल जब सीरीज होगा तब भी हमारा वही इक्विवेलेंट होगा। क्या होगा, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। इफ देर आर मोर देन two cells means three cells, then one upon r equivalent will be equal to one upon r1 plus one upon r2 plus one upon r3. Same like you can continue. अगर हम कंपेयर करें इसको ईएमएफ को, तो यहाँ पे आएगा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। हमको निकालना क्या है, E इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, E इक्विवेलेंट E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 टाइम्स टाइम्स R इक्विवेलेंट, है ना। आर इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 टाइम्स R इक्विवेलेंट। मींस बेसिकली हमको पहले क्या करना पड़ेगा, R1 को हमको पहले R इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम E इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज द मेन डेरिवेशन। आप ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। सेल्स इन सीरीज का कॉम्बिनेशन पूछता है कभी कभी, और सेल्स इन पैरेलल भी पूछता है, तो आपको याद रखना है सेल्स इन सीरीज एंड सेल्स इन पैरेलल। अगर पोलैरिटी अपोजिट हो जाएगी, ऊपर हमने जो भी फिगर बनाया था यहाँ पे बड़ा सा, अगर पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी तो यहाँ पे इवन की जगह पे, अगर इवन पहली वाले सेल की अगर पोलैरिटी अपोजिट होगी तो यहाँ पे माइनस इवन हो जाएगा, और अगर दूसरी वाले की अपोजिट हुई तो दूसरे वाले की अगर पोलैरिटी अपोजिट होगी तो E2 को माइनस हो जाएगा। लेकिन आर इक्विवेलेंट वन अपॉन आर वन प्लस प्लस ही रहेगा हमेशा, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। ये बात समझ में आ गई, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ कि अगर पोलैरिटी अपोजिट होगी तो हम यहाँ पे माइनस साइन या यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे इन प्लेस ऑफ E1 एंड इन प्लेस ऑफ E2। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो हमेशा वन अपॉन आर वन प्लस ही होगा, ध्यान रखना। रेजिस्टेंसेस में माइनस मत कर देना, गेटिंग और नॉट। ये बात, ये जो पॉइंट मैं समझा रहा हूँ, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। ठीक है, 4 लोगों को समझ में आया, बाकी लोगों को नहीं समझ में आया। ठीक, नो रेस्पॉन्स। चलो ठीक है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक तो क्वेश्चन इस पे बेस्ड, राइट डाउन द क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल सेल्स ऑफ EMF, टू आइडेंटिकल cells of EMF 1.5 volt
of 1.5 volt, each joined in parallel okay, a very high resistance voltmeter, a very high resistance voltmeter reads reads the reads the terminal voltage of cells, terminal voltage of cells to be 1.4 volt, to be 1.4 volt. Calculate the internal resistances, calculate the internal resistances of the cell. सर्किट बनाया था. This is of 17 ohm. This is of also 17 ohm. जैसा कि दिया हुआ है 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट दोनों दिया हुआ है. Suppose internal resistances are R and R that we have to calculate. ओके, तो हम जानते हैं कि ये पॉजिटिव प्लेट यहाँ से निकलेगी, है ना, करंट यहाँ से निकलेगी, इधर से जाएगी, फिर इधर से वापस आ जाएगी, है ना. तो पहले हम इसका सॉल्यूशन कर रहे थे. तो आर इक्वल टू पैरेलल में है ना, तो 1/R 1/R इक्वल टू 1/17 प्लस 1/17 17 LCM 1 plus 1 means 2/17. R is equals to 17/2 यानी 8.5 ओम. ठीक है, अगर हम इस पूरे को एक मानते हैं, इस पूरे को एक मानते हैं, और इनका टर्मिनल, इनका वोल्टेज डिफरेंस कितना है, इनका वोल्टेज डिफरेंस हमारा कितना है 1.4 है वोल्टेज डिफरेंस, और इसका ईएमएफ कितना है 1.5, है ना. तो इनका इनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए इनका इक्विवेलेंट यहाँ से निकालो, फिर यहाँ से निकालो. इसके क्रॉस पोटेंशियल भी वही है, इसके क्रॉस पोटेंशियल वही है ना. इसके क्रॉस पोटेंशियल जो भी हो हमारा,
इसके क्रॉस पोटेंशियल दिया हुआ कितना है? अच्छा, लिखो यहाँ पे, लेट आर इक्विवेलेंट बी द टोटल internal resistance of the two cells. तो कितना हो जाएगा? 1/R equivalent is equals to 1/R 1/R. है ना? यहाँ पे एक चीज और हम जानते हैं, R equivalent is equals to R times E upon V minus 1. बाहरी लोड कितना दिया हुआ है? लोड दिया हुआ है 8.5 और E कितना है? 1.5 अपॉन 1.4 माइनस 1. इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व कर, इसको सॉल्व करोगे तो कितना है? 8.5 और ये 1/14, 15 और 1/14, 8.5 अपॉन 114. इसको डिवाइड करो कितना आ रहा है? 8.5 अपॉन 14. इसको डिवाइड करो तो कितना आ रहा है? 0.6, 0.607, 0.6 मान लो. चलो 0.6, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे ना, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 1/0.6 इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R 2/R. तो R इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 इंटू 0. यानी कि 1.2 ओम. आंसर भी मैच कर लेते हैं. ठीक, 1.2. गुड. Okay, now let us solve one more question. So, write down one more question. From the figure, calculate the current. From the figure, calculate the current in each branch. Calculate the current in each branch.
ये फिगर नहीं है, फिगर दूसरा है, फिगर बनाता हूँ। कैलकुलेट कैलकुलेट करंट इन ईच ब्रांच। ब्रांच के बाद ब्रैकेट में लिख देना रेजिस्टेंस, मेरा ब्रांच बोले या रेजिस्टेंस बोले ना। तो पहले फिगर बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये ऐसे दिया हुआ है, फिर ये वाला ऐसे दिया हुआ है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये सर्किट है 4.5 ohm, this is 3 ohm, this is 6 ohm, this is 4 volt and 0.5 ohm. It is 8 volt and 1 ohm. This is E1 and this is E2. है ना, ये बहुत इजी हो गया। कैसे? देखो, यहाँ पे अगर देखा जाए ध्यान से, ये दोनों अपोजिट पोलैरिटी है ना। अपोजिट पोलैरिटी के होते हैं तो E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1। यहाँ पे E2 बड़ा है तो E2 माइनस E1। बहुत सिंपल। यानी E2 वाला डोमिनेट करेगा, मतलब करंट की जो डायरेक्शन होगी वो ये वाली ऐसे। क्लियर? नेट नेट वोल्टेज इसका कितना होगा? 8 माइनस 4 कितना होगा? यानी V इक्वल टू इसके अक्रॉस V जो हो जाएगा वो 8 माइनस 4 मीन्स 4 वोल्ट हो जाएगा। लिख लो। अब टोटल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। टोटल रेजिस्टेंस का तो सीरीज में, तो ये दोनों तो आपस में ऐड हो जाएंगे, और फिर आएंगे तो ये भी सीरीज में मिलेगा, लेकिन ये पैरेलल में मिलेगा। इन पहले इनको सॉल्व कर देते। तो आर डैश इक्वल टू 1 अपॉन आर डैश इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। 6 LCM 1 प्लस 2 3/6 मीन्स 1/2 है ना। तो आर डैश इक्वल टू 2। इनके प्लेस पे 2 हो गया, और फिर सब आपस में सीरीज में हो जाएंगे। तो आर आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा, यहां से स्टार्ट करते हैं तो 1 प्लस 0.5 प्लस 4.5 प्लस इनका कितना है? 2 है। तो 1 प्लस 0.5 1.5 प्लस 4.5 इट इज 6, बिकॉज इन दोनों मिलाकर 5 हो जाएगा। 6 7 और 8 हो जाएगा। 8 ओम टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल करंट जो फ्लो दैट विल बी इक्वल टू I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। V कितना है? V कितना है? 4 वोल्ट है, और कितना रेजिस्टेंस है? तो 1/2 एम्पियर यानी 0.5। पहले करंट आती है इसमें, यानी कि 4.5 रेजिस्टेंस में कितनी आएगी करंट? तो अब यहाँ पे इसमें पूरे में करंट कितनी होगी? कितनी? 4.5। तो लिख लेंगे इन 4.5 ओम रेसिस्टेंस करंट इज 0.5 एम्पियर। इन दोनों में कितनी होगी?
ठीक है। जितनी भी करंट इधर से आ रही है ये कुछ इधर डिवाइड हो जाएगी, कुछ इधर डिवाइड, है ना। इसमें मान लेते हैं करंट हमारी कितनी जा रही है, I1। तो इसमें करंट कितनी जा रही है आप बताओ, कितनी करंट टोटल आ रही है 0.5। तो इसमें कितनी करंट जाएगी 0.5 माइनस I1। कोई दिक्कत, बना लेना फिगर कि अगर इधर से पूरी करंट कितनी आ रही थी 0.5, यानी नेट करंट कितनी बैटरी से निकल रही है इससे 0.5। तो 0.5 तो यहाँ तक आएगी, लेकिन यहाँ से बढ़ जाएगी दो जगह, है ना। दो जगह बढ़ जाएगी तो हम मानते हैं कि एक ब्रांच में कितनी जा रही है I1, तो दूसरी ब्रांच में कितनी जाएगी 0.5 I1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी इसमें। चलो अब बताओ कि अगर मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल लूं, पोटेंशियल V इक्वल टू IR लगा दूं, इसके अक्रॉस नाम देते हैं A एंड B। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा V इक्वल टू IR होता है, I is I1 and R is 3 ओम। फिर मैं इसके अक्रॉस लेता हूं तो ए बी आएगा, और करंट कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0.5 माइनस I1 इंटू कितना है 6। ये चूंकि दोनों बराबर है आपस में, सो दोनों बराबर है, इसलिए I1 इंटू 3 यानी 3I1 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस 6I1। तो I1 और I1 6 प्लस 3 इट इज 9I1। 9I1 इक्वल टू 3, यानी I1 इक्वल टू 1/3 एम्पियर। सेम अगर I1 आ जाएगा तो आप चाहो तो इस वाले ब्रांच में यानी 3 ओम वाले में कितनी आ गई 1/3 एम्पियर, तो इस वाले ब्रांच में भी आप निकाल सकते हो फटाफट। डन, क्या बात है, ठीक है। तो आप नीचे लिखोगे ना, क्या लिखोगे कि करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस is 1/3 ampere. Current in 3 ohm resistance is 1/3 ampere. और फिर लिखेंगे करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस, करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1/6। वेरी गुड। आई थिंक हो गया होगा, बहुत इजी है, कुछ खास नहीं। डन, ओके। तो 6 ओम में कितनी जाएगी 0.5 माइनस I1 की जो वैल्यू 1/3 पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा छोटी सी ट्रिक बता दूं आप लोगों को, छोटी सी ट्रिक है वो। छोटी सी ट्रिक क्या है, ध्यान रखना, छोटी सी ट्रिक है उसको याद रखना, कम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को फास्ट करने के लिए होता है। जैसे मान लो इसमें करंट हमारी कितनी आ रही थी 0.5 आ रही थी, वो दो जगह बढ़ गई ना, दो जगह बढ़ गई, कहाँ कहाँ बढ़ गई, वो बढ़ गई ये 3 ओम वाले में और 6 ओम वाले में ना। तो 3 ओम में कितनी होगी 6 ओम में कितनी होगी, टोटल करंट हमारी कितनी है इतनी। तो अगर मैं कहूँ कि इसमें हमारी I1 जा रही है और इसमें हमारी I2 जा रही है, तो I1 निकालने के लिए हम जानते हैं टोटल करंट कितनी है 0.5 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखो इसमें अगर हमको निकालना है तो ये वाला लिखेंगे 6 अपॉन इन तीनों दोनों को जोड़ देंगे 6 प्लस 3। इसमें निकालना है तो 30 अपॉन, यानी 6 अपॉन इन दोनों को ऐड कर देंगे,
तो ये कितना आएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 6/9, है ना। तो यहाँ पे 3×6 ये 1 हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करके तो 1/3 आ गया ना। अच्छा, यहाँ पे अगर हमको I2 निकालना है, I2 इस वाले में, तो हम क्या करेंगे, टोटल करंट कितनी आ रही है 0.5, अब मल्टीप्लाइड बाई इसमें निकालनी है तो दिस अपॉन, यानी 3/, दोनों को ऐड करते हैं, कितना 6+3। शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद अगर रख लोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा क्वेश्चन फास्ट हो जाएंगे, और कुछ नहीं है। तो इसमें हमको निकालनी थी, यानी I2 निकालनी थी, तो टोटल करंट कितनी आ रही थी, टोटल करंट 0.5। अब क्या करना है हमको, दिस रेजिस्टेंस अपॉन समेशन ऑफ दीज टू रेजिस्टेंसेस, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई, एक मिनट, हाँ 3/9, तो हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, है ना। तो 0.5 को मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे तो ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे कितना आएगा 30, 5×30, यानी 1/6 एम्पीयर। तो ये थोड़ा शॉर्ट होगा, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा अच्छी रहेगी, तो बहुत ज्यादा हमको लेंदी नहीं करना पड़ेगा, यहीं पे डायरेक्ट आ जाता है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, इसको नोट कर लो, स्क्रीन शॉट ले लो फिर नोट कर लेना, बिकॉज टाइम हो गया, हमको नेक्स्ट क्लास भी लेनी है ना। यू कैन टेक स्क्रीन शॉट और अटेंडेंस दे दो, आज मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। आयुष यादव लास्ट में आए और चले गए, गुड। चलो, सभी लोग अपना प्रेजेंट सर लिख दो, मैं आज अटेंडेंस ले लेता हूँ, देखता हूँ कौन प्रेजेंट क्यों नहीं हो रहे बाकी बच्चे। यू कैन राइट प्रेजेंट सर, मैं ले लूंगा अटेंडेंस बाद में। ओनली यू कैन राइट प्रेजेंट सर, सबका हो जाएगा, सबका हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा। एवरीवन राइट प्रेजेंट सर, यस। ओके डन, ठीक है, यू कैन टेक स्क्रीन शॉट, नाउ वी विल डिस्कस in next class. Okay, thank you. You may leave the class.